फंक्शन फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक सीजन 2 पेनफुल लव का फर्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले सीज़न में हमने देखा, जैन जो है वो अपने आप को गोली मारती है, जिससे वो पहाड़ की चोटी से गिर जाती है। ईबो उसे बचा नहीं पाता। सोयांग जैन को ढूंढने की चारों ओर कोशिश करता है, लेकिन जैन का कुछ भी पता नहीं चलता। न जैन उसे जिंदा मिलती है और ना ही जैन की लाश। तो सोयांग ने भी ना अब हथियार छोड़ दिए। उसे भी अब लगने लगा है कि जो जैन है ना, अब वो वापस नहीं आएगी। जैन हमेशा के लिए जा चुकी है। इस स्टोरी में 6 महीने हो चुके हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा रिकॉर्डर ना ठीक नहीं चल रहा, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी ख़राब आ सकती है, और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ जाए तो उसके लिए भी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए हम ना स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ईबो की शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 6 महीनों में ईबो ने कभी भी मे को खुद के करीब नहीं आने दिया। हालांकि जो मे है ना, वो ईबो के घर में ही रहती है, लेकिन ईबो फिर भी एक छत के नीचे होने के बावजूद भी मे से ज़्यादातर न बात करता है और ना ही मे के साथ बेडरूम शेयर करता है। जैन का जो बेडरूम है, जैसा जैन ने छोड़ा था उसे बिल्कुल वैसा ही रख दिया गया, जो कि ईबो का ऑर्डर था। जैन की चीज़ों को भी कोई नहीं छूता। जैन के जाने के बाद ईबो ने उसके कमरे को ना ताला लगा दिया। बस ईबो ही है जो कि उसके कमरे में जाता है। ईबो का बदलता हुआ बिहेवियर देखकर जो मे है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि ईबो के साथ क्या हो गया। पहले तो वो मे से अच्छे से बात करता था, वो लोग हमेशा घुल मिल के बात करते थे, लेकिन अब शादी के बाद ईबो को क्या हो गया है। ईबो इन 6 महीनों में ना पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से। पहले ही वो लोगों की मदद करता था, उनको ना खरीद लेता था ताकि आने वाले कल में वो लोग ईबो के ना काम आ सके, लेकिन अब ईबो किसी की भी मदद नहीं करता है। ईबो को ना हर एक से नफरत हो गई है। ईबो को एक्चुअल में ना जैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जैन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि जैन ने ईबो पे भरोसा क्यों नहीं किया। अगर जैन को पता चल गया कि ईबो की शादी होने वाली है, फिर भी जैन को खुद को मारने का कोई भी हक नहीं है, जो कि ईबो ने पहले ही जैन से कहा था कि जैन अब ईबो की हो चुकी है, तो जैन को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता था, ईबो को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से जैन को नहीं देखा। जैन की याद में ईबो ना पागल जैसा हो गया था। उसका ना मन घर में लगता, उसका ना मन काम में लगता। वो बस जैन का वो जो लेटर था उससे ही पढ़े जा रहा था। उसकी हालत देखकर जो सोयांग है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि अब ईबो के साथ क्या होगा, वो ईबो को कैसे संभाले। सोयांग ईबो से बात करता है ताकि ईबो ना संभल जाए, लेकिन ईबो ना जैसे कि उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, सुनकर भी वो जैसे समझ ही नहीं रहा था। फिर जो सोयांग है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो वैंकिंग के पास जाता है। वैंकिंग सोयांग के कहने पर ना ईबो से बात करती है, कोई असर नहीं होता। फिर फाइनली सोयांग जो है ना, वो ईबो के डैड से मिलने के लिए ईबो के डैड के मैंशन चला जाता है। मैंने स्टोरी में पहले ही कहा था कि ईबो के डैड को ना सोयांग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही वो सोयांग पे ना भरोसा करता है। बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसे ही सोयांग ईबो के डैड के मेंशन चला जाता है, सोयांग को देखने के बाद ईबो के जो डैड है ना, वो अपनी आईब्रो को रेज करते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि जो सोयांग है ये यहाँ पर क्यों आया है। तभी जो सोयांग है ना, वो ईबो के डैड के सामने रेस्पेक्ट में अपना सर बो डाउन करता है। ईबो के जो डैड है ना, वो बस करते हैं। तभी ईबो के डैड ना सोयांग से कहते हैं, सोयांग तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो सोयांग उनसे कहता है, बॉस मुझे माफ़ करिए, बिना आपकी इजाज़त के यहाँ पर चला आया। तो ईबो के डैड उसे कहता है, हाँ अब आ गए हो तो क्या बात है ये भी बताओ। तो जो सोयांग है ना, वो ईबो की सारी सिचुएशन ईबो के डैड को सुनाता है। ईबो के डैड जैसे ही अपनी बेटे की हालत के बारे में जानते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो सोयांग से कहते हैं, कितना टाइम हुआ। तो सोयांग उसे कहता है 6 महीने। तो ईबो के डैड सोयांग से कहते हैं, 6 महीने से मेरा बेटा ऐसी हालत में है, तुम्हें अब याद आया कि मुझसे बात करनी है। तो सोयांग उसे कहता है, बॉस मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं उन्हें समझाऊं, लेकिन जैसे जैसे मुझे लगा कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने और बाकी के लोगों ने भी कोशिश की,
मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब जाकर मैं आपके पास आया हूँ। ईबो के डैड चुपचाप सोयांग की बात सुन रहे होते हैं। फिर वो गहरी सांस लेते हैं और अपनी सीट से उठते हैं। फिर वो सीधे खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो कुछ देर तक सोच रहे होते हैं और अपनी आंखें बंद करके रखी हुई होती है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो फिर सोयांग से आंखें बंद करके उसे कहते हैं, सोयांग, मुझे ऐसा लगता है ना उसके जहन में अभी भी जैन है। उसके जहन से जैन को हटाना पड़ेगा, तब जाकर ईबो वापस अपनी मेंटल स्टेट में वापस आ जाएगा। तब तक वो ऐसे ही हरकतें करेगा। काम का बोझ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है, और ऐसी हालत में ईबो का ऐसा होना यानी कि हमारे दुश्मनों के लिए जैकपॉट लगना जैसा है। मैं मेरे पुरखों की मेहनत को इस तरह ज़ाया नहीं होने दे सकता हूँ। मेरा कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जिसके अंडर मैं सारा कारोबार सौंप दूँ। जो कुछ भी है वो यही है, अब इसी को संभालना होगा। सोयांग, तुम एक काम करो, तुम ईबो को लेकर यहाँ से चले जाओ, काफ़ी दूर चले जाओ। जैन का नामो निशान उसकी याद में नहीं रहना चाहिए। हमारा कारोबार ऑलरेडी जापान से अब फ्रांस तक फैल चुका है। तुम एक काम करो, तुम ईबो को ना फ्रांस लेकर चले जाओ। फ्रांस में ऑलरेडी हमारा कारोबार अब फैल चुका है, तो ईबो के ऊपर काम का बोझ आ जाएगा। काम के बोझ की वजह से ना ईबो के जहन से जैन खुद ब खुद चली जाएगी। पहले पहले प्रॉब्लम होगी, जैसे ही ईबो काम का कारोबार दोबारा अपने हाथों में लेगा तो धीरे धीरे जैन उसके जहन से चली जाएगी और ईबो वापस अपनी मेंटल स्टेट में आ जाएगा। सोयांग ईबो के डैड की बात चुपचाप सुन रहा होता है, तो सोयांग बस अपना सर हाँ में नॉड करता है। फिर ईबो के डैड ना सोयांग की तरफ पलट कर देखते हैं और सोयांग से कहते हैं, सोयांग, आज रात ही तुम लोग ईबो को लेकर फ्रांस चले जाओ। पर डे मुझे ईबो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कोशिश करो ईबो के सामने जैन का नाम ना आए। और हाँ, कोशिश करो कि जो मैं है वो जैन की जगह ईबो के दिल में ले ले। मुझे किसी भी कीमत में पोता चाहिए, कुछ भी करो, मुझे मेरे ख़ानदान का चिराग चाहिए। तुम समझ रहे हो ना सोयांग मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? जो सोयांग है वो अपना सर हाँ में नॉड करता है और उससे कहता है, बिग बॉस, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। तो सोयांग फिर कहता है, जो आप चाहते हो वैसा ही होगा। ईबो के डैड अपना सर हाँ में नॉड करता है और सोयांग जो है ना वो दोबारा अपना सर रेस्पेक्ट में बो करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जैन के बारे में ईबो के डैड को पहले ही पता था, लेकिन अभी सिचुएशन ईबो की इतनी ख़राब है, वो अब जाकर ईबो के डैड को पता चलती है। ईबो के डैड ना ईबो की सिचुएशन अपनी वाइफ को नहीं कहते, क्योंकि ईबो की जो मॉम है ना उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए ईबो के डैड नहीं चाहते थे ईबो की सिचुएशन जानने के बाद उनकी वाइफ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। वो अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहते, वो इस बात को वहीं पर ख़त्म कर देते जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जैसा जैसा ईबो के डैड ने सोयांग से कहा था, सोयांग बिल्कुल वैसा ही करता है। वो मेंशन जाने के बाद ईबो का सामान नौकरों से पैक करवाता है, खुद का सामान भी पैक करता है और वैंकिंग से कहता है और वो भी अपना सामान पैक करती है। जितने जितने खास लोग थे वो सभी ईबो के साथ चाइना उसी रात छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैन का लेटर जो कि ईबो के पास था, सोयांग उस लेटर को भी ना वांग मेंशन के ईबो की ऑफिस के डायर में ही छोड़ देता है। जैन की हर एक याद को सोयांग ना ईबो की ज़िंदगी से दूर कर देता है। जैसे ही सोयांग ईबो से कहता है कि जो बिग बॉस है उन्होंने कहा है कि आज रात को ही उन्हें अचानक फ्रांस के लिए निकलना होगा, ईबो को ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि उसके डैड ने सोयांग को कॉल करके कहा, ना कि अपने बेटे को कॉल करके कहा। तो बात को ना टालते हुए जो सोयांग है वो उसे कहता है, एक्चुअली जो बिग बॉस है ना बॉस, उन्होंने आप ही को कॉल किया था, तो आपने कॉल को रिसीव नहीं किया, तो उन्होंने मजबूरी में मुझे कॉल करके मुझसे कहा कि मैं आपको ये मैसेज बता दूं। ये बात सुनने के बाद जो ईबो है ना वो अपना सर हाँ में नॉट करता है, लेकिन ईबो को पता नहीं था ये कुछ दिन सालों में बीत जाएंगे। और उसी रात वो लोग फ्रांस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग फ्रांस पहुंच जाते हैं उसके बाद ईबो जो है वो अपना कारोबार संभालना शुरू कर देता है। ऐसा ही चलता रहा और 3 साल ईबो ने फ्रांस में ही बिताए, वो वापस चाइना नहीं आया। 3 सालों में ईबो पूरी तरह से बदल गया। ईबो के डैड ने जो इंस्ट्रक्शंस पर डे वो सोयांग को देता था, सोयांग उसी के हिसाब से चलता था। काम का बोझ पर डे ईबो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डाला जाता था, जिससे ईबो ना 24 घंटे बस काम 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 ही किया करता था। एक पल भी उसे आराम नहीं मिलता।
इसी दौरान वैन रोहान को भी ईबो के बारे में पता चलता है कि वो इस वक्त फ्रांस में है, और वैन रोहान जो कि ऑलरेडी फ्रांस में था, उसे एक बहुत ही बड़ा हुक्म का इक्का मिल गया था कि अब वो ईबो को यहीं पर जान से मार डालेगा। उसे अपने आदमियों को चाइना भेजने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर ईबो को नहीं पता कि वैन रोहान फ्रांस में ही है। वो तो बस चाइना में ही वैन रोहान को ढूंढ रहा था। वैन रोहान अंडरग्राउंड हो गया था और इतने सालों तक किसी को नहीं पता कि वैन रोहान फ्रांस में छुपा हुआ है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से दिन ब दिन ईबो के अंदर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा पनपने लगा। ईबो को अब हर एक छोटी बात को लेकर ना गुस्सा आ जाता था। दूसरी ओर उसे वैन रोहान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरी ओर उसे अपने कारोबार का अब और ज़्यादा बढ़ाने की चाह लग गई थी। उसे अपने बिजनेस को और बढ़ाने की ना वो लत सी लग गई थी। दूसरी ओर में कोशिश करती है कि ईबो की ज़िंदगी में मे की जगह बन सके, ईबो मे के करीब आए, लेकिन जो ईबो होता है ना वो बिल्कुल भी मे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ईबो को पता है कि जैन ने अगर अपनी जान ली तो उसकी वजह मे है, इसलिए ईबो को ना मे से बहुत ज़्यादा नफ़रत भी होने लगी थी। मे हर बार कोशिश करती कि वो ईबो के नज़दीक आए। वो हर बार ईबो को ना छूने की कोशिश भी करती थी, लेकिन ईबो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखता था और उससे ना दूर होने की ना ऑर्डर देता था। ईबो के ऊपर काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसी दौरान फ्रांस में जो वैन रोहान है उसने ईबो के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। बहुत बार ईबो के ऊपर अटैक होते गए, लेकिन उसके आदमियों ने ना उसकी जान बचाई, लेकिन हर बार ईबो बच नहीं जाता था। कभी कभी ईबो ज़ख्मी भी होता था। ईबो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि वैन रोहान का ना ज़रा सा भी ना निशान मिल जाए कि वैन रोहान कहाँ है तो ईबो उसकी जान ले लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वैन रोहान का कुछ भी पता नहीं चलता है। वैन रोहान कहाँ पर है किसी को नहीं पता। बस उसके जो आदमी होते हैं जिन्होंने खुद वैन रोहान को नहीं देखा, वही लोग ईबो के ऊपर अटैक करता है। ईबो के आदमी बहुत बार वैन रोहान के आदमियों को पकड़ भी लेते, लेकिन उनसे कोई भी ना सबूत नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता वैन रोहान दिखने में कैसा है और वो है कहाँ पर। इन लोगों के बीच में ऐसी ही लड़ाई चल रही होती है। वैन रोहान ईबो के ऊपर हमला कर रहा होता है। इसी दौरान ईबो जो है वो रशिया के बहुत ही बड़े माफिया गैंग के साथ हाथ जोड़ लेता है, उनके साथ बिजनेस करता है। उन लोगों का बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट ईबो के यहाँ आने वाला था, जिसका पता पहले ही वैन रोहान को पता चल गया था। जैसे ही ईबो का जो कंसाइनमेंट है ना वो पहुँच जाता है, तभी पुलिस वहाँ पर रेड डाल देती है और सारा का सारा जितना भी इनलीगल वेपन्स थे, इनलीगल ड्रग्स थे, वो सारे के सारे पकड़े जाते हैं। हालांकि ईबो तो बच जाता है, ईबो के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आता। ईबो का जो आदमी है ना वो अपने ऊपर नाम लेता है कि ये सब कुछ उसने किया है। ईबो तो बच गया, लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में नुकसान हो गया जो कि वैन रोहान ने करवाया था, जिससे ईबो ना पूरी तरह से गुस्से में ना पागल हो जाता है। ईबो और सोयोंग को शक हो जाता है दोबारा कहीं वैन रोहान ने अपना सिपाही हमारे बीच में तो नहीं डाल दिया जिस तरह चाइना में डाला था, लेकिन उन्हें उस शख्स के बारे में पता नहीं चलता। तभी जो चाइना में लैंसचैन होता है उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि आज रात ईबो के ऊपर हमला होने वाला है। ईबो का बचना नामुमकिन है। ईबो जो है ना वो आज रात एक बहुत ही बड़े माफिया का ना एक बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है, तो ईबो और मे वहाँ पर जाने वाले हैं। जैसे ही लैंसचैन को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो लैंसचैन सोयोंग को कॉल करता है। सोयोंग सिपाही ढूंढने में लगा हुआ था, तो वो लैंसचैन का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। लैंसचैन बार बार कॉल करता है, लेकिन सोयोंग का कोई भी ना जवाब नहीं आता। तो लैंसचैन परेशान होकर वैनकिंग को फ़ोन करता है। जो वैनकिंग होती है ना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिज़ी होती है। अब उसने फ्रांस में एक फ्रेंच बॉयफ्रेंड बना लिया था, इसलिए जो वैनकिंग है ना उसकी नज़र फ़ोन पे जाती ही नहीं है। लैंसचैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो प्रे करता है कि ईबो को कुछ हो ना जाए। इसी दौरान ईबो जो है ना वो तैयार भी हो जाता है। जो मे है वो भी तैयार हो जाती है। जैसे ही ईबो और मे गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो सोयोंग है ना वो ऑफिस में ही होता है। सोयोंग भी आने वाला था, लेकिन जो ईबो है ना उसने सोयोंग को मना कर दिया था। उसे कहा था कि माफिया की यहाँ पर डील होने वाली है तो सोयोंग नहीं आ सकता, इसलिए सोयोंग को ईबो ने एक और जिम्मेदारी सौंप दी थी
जो सोयांग है वो उसी काम में लगा हुआ था। तभी सोयांग की नज़र मोबाइल पे पड़ती है, तो वो टेक्स्ट पढ़ता है जो कि लैन सिचेन ने लिखा था सोयांग को। उसमें लिखा था, लैन सिचेन ने उससे कहा था कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है आज रात को ना यीबो के ऊपर हमला होने वाला है, कोशिश करो यीबो मेंशन से बाहर ना जाए। टेक्स्ट को पढ़ते ही सोयांग को झटका मिलता है, तो वो जल्द ही ना लैन सिचेन को चाइना कॉल करता है। उससे कहता है तुमने जो लिखा है क्या ऐसा सच में होने वाला है? तो जो लैन सिचेन है वो उसे कहता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल की है सोयांग, तुम थे कहाँ पर? तुमने एक भी फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनो, बॉस के ऊपर हमला होने वाला है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है आज की रात उसके ऊपर बहुत ही बड़ा ना हमला होने वाला है, कोशिश करो बॉस को बाहर मत जाने देना। और हाँ, जितना हो सके मेंशन के आसपास और ज़्यादा ना गार्ड्स को लगा दो। लैन सिचेन की बात सुनते ही सोयांग का चेहरा ना जैसे पीला सा पड़ जाता है, तो वो लैन सिचेन से कहता है आज माफिया की ना बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है, उसी दौरान उनकी मीटिंग भी थी, इसलिए बॉस और मैडम ऑलरेडी जा चुके हैं। ये बात सुनते ही लैन सिचेन के पैरों तले ना ज़मीन खिसक जाती है। तो सोयांग लैन सिचेन से कहता है मैं बॉस के बारे में पता करता हूँ। ये कहते ही जो सोयांग है ना वो कॉल को कट कर देता है। सोयांग फिर ड्राइवर को बार बार कॉल कर रहा होता है। ड्राइवर जो है उसने अपना फ़ोन ना साइलेंट रखा था क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा था। यीबो गाड़ी में चुपचाप बैठा हुआ था। यीबो खिड़की की दूसरी तरफ देख रहा था। तभी जो मे है ना वो यीबो से कहती है यीबो मुझे तुमसे कुछ कहना है। यीबो जवाब नहीं देता, वो बस करता है। तो जो मे है वो उससे कहती है यीबो मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरा पहले बहुत सारे आदमी के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यीबो बस चुपचाप सुन रहा होता है। तभी जो मे है वो उससे कहती है मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी बीवी एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे। मैं जानती हूँ जिस दिन हम दोनों की शादी हुई थी सब खुश थे, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तुम खुश नहीं थे, मुझे माफ़ कर देना। ये बात सुनते ही यीबो जो है ना वो मे की तरफ पलट कर देखता है। तो यीबो से कहता है देखो मे, ये बात सच है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता हूँ, लेकिन एक और बात भी सुनो, मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट बाकी औरतों की तरह ही करता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दे सकता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यीबो की बात सुनने के बाद मे की आंखों से ना आंसू बहते हैं। मैं कुछ नहीं कहती, बस अपना सर हाँ में नोड करती है। मे से बात करने के बाद यीबो जैसे ही अपना सर खिड़की की तरफ मोड़ता है ताकि वो बाहर का व्यू देखे। जैसे ही वो बाहर की तरफ देखता है तो देखता है दूसरी ओर ना एक लॉरी आ रही होती है जो कि फुल स्पीड में उनकी गाड़ी की तरफ आ रही थी। यीबो जैसे ही उस गाड़ी को देखता है ना तभी अचानक से वो गाड़ी ना उनकी गाड़ी को ना हिट कर देता है। यीबो की गाड़ी के पीछे जितनी भी गाड़ियाँ चल रही थी सभी के सभी रुक जाती है। वहाँ से यीबो के ना गार्ड्स आते हैं, उन लोगों के हाथ में गन थी। वो नॉन स्टॉप ना लॉरी के ऊपर ना गोलियाँ चलाते ताकि वो रुक जाए, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती है। तो कुछ दूरी पे जाने के बाद वो जो ड्राइवर होता है ना वो एक बटन दबाता है और उसकी जो गाड़ी होती है ना वो लॉरी वो ब्लास्ट हो जाती है।